नमस्कार, अभिनंदन। मेरा नाम है श्रेयांश। आप देख रहे हैं टीवी 47। नए वर्ष में मैं एक नई किताब के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जो किताब मेरे हाथ में इस वक्त है उसका नाम है डेविल्स एडवोकेट। इस किताब को लिखा है करण थापड़ ने। ये किताब लिखी गई थी 2018 में। मैं इसका विश्लेषण 2025 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन विषयों पर यह किताब बात करती है वो 2025 और आगे आने वाले वर्षों में भी रेलिवेंट रहेगी। ये किताब, जिसका नाम है डेविल्स एडवोकेट, ये सितंबर के महीने 2018 में लिखी गई थी और इस किताब में भारत की राजनीति पर बात है 1990 से लेकर 2018 तक की, यानी कि लगभग 30 सालों में भारत की राजनीति ने किस तरफ करवट ली है और इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई है। इन सारे मुद्दों पर यह किताब प्रकाश डालती है। किताब की विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किताब के आखिरी पन्ने पर क्या लिखा है। किताब के आखिरी पन्ने पे करण थापड़ लिखते हैं कि इस किताब को लिखते समय जो प्राइमरी सोर्स उन्होंने इस्तेमाल किया वो है उनकी मेमोरी, यानी कि ये किताब लिखी गई है करण थापड़ के याददाश्त को इस्तेमाल करते हुए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ये साफ दिखेगा कि कई जगह पे कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं, जिसे आप फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस स्टोरीज़ को प्रेजेंट किया गया है तो पता चलता है कि वहाँ पे एक मेमोरी के बारे में जो कहा जाता है कि मेमोरी इज़ लाइक पोएट्री फार फ्रॉम रियलिटी, वो चीज़ इस किताब में थोड़ा बहुत उसकी झलक यहाँ पर है। मेरी पहली मुलाकात करण थापड़ से 28 सितंबर 2018 में हुई थी। मैं उस समय जर्नलिज्म का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और करण थापड़ कांग्रेस के हेडक्वार्टर वाईबी चवन भवन, जो कि बॉम्बे में एक जगह है फोर्ट, वहाँ पे था। वो अपनी किताब का विमोचन करने के लिए आए थे और मैं उस किताब की विमोचन में गया था। मैं ऑडियंस का मेंबर था और आखिरी में मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने उनसे पूछा था कि जब आप स्टेज पर बैठकर अपनी किताब के बारे में बात कर रहे थे तो आपसे एक मिस्टेक हो गई। आपने किताब में एक चैप्टर जिस चैप्टर में आपने अमिताभ बच्चन के बारे में बात की है, जो आपने बात लिखी है उससे थोड़ी सी हटकर आपने बात बोल दी स्टेज पे और आपने अपने आखिरी पन्ने पे लिखा है कि ये किताब याददाश्त को इस्तेमाल करते हुए लिखी गई है। तो मिस्टर करण थापड़, मेमोरी इज़ लाइक पोएट्री फार फ्रॉम रियलिटी, इट इज़ वेरी फॉलिबल। तो क्या मैं ये मान लूँ कि इस किताब में भी वो सारी त्रुटियाँ होंगी जो मुझे स्टेज पे दिख गई? करण थापड़ ने उसका जवाब दिया था कि मेमोरी तो मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे सेक्रेटरी ने और भी कई सोर्सेस का इस्तेमाल किया है। हालांकि ऐसा बात किताब में उन्होंने आखिरी में नहीं लिखा है। तो ये इस बात को मैं रेखांकित इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि जब 17 चैप्टर आप इस किताब के जाकर पढ़ते हैं और जो स्टोरीज़ आप पढ़ते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, तो ऐसा लगता है कि स्टोरीज़ रोमांटिसाइज़ की गई है। रोमांटिसाइज़ यानी जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा अच्छी प्रस्तुत करना। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी के संदर्भ में लिखी गई कहानी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह या वीपी सिंह के बारे में लिखी गई बात हो। इस बात को मैं रेखांकित करने के बाद मैं आपको किताब की तरफ ले चलता हूँ। ये किताब स्टार्ट होती है, फर्स्ट चैप्टर जो करण थापड़ ने लिखा है उन्होंने अपने चाइल्डहुड पे लिखा है और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताता है करण थापड़ की निजी ज़िंदगी के बारे में और उनकी जो फैमिली थी और उनकी जो अपनी पेरेंट के साथ इक्वेशन एंड हाउ ही वाज ब्रॉट अप, उन्हें कैसे पाला पोसा गया और उनका इस एपिसोड अपने जो चाइल्डहुड की उनकी जो अपब्रिंगिंग थी उसका क्या रोल रहा उनके आगे आने वाले एडल्ट ज़िंदगी पे। करण थापड़ लिखते हैं कि उनके जो पिता थे और उनकी जो माता थी वो चाहते थे कि उनका एक बेटा हो। उनकी 3 बेटियां थी और करण थापड़ सबसे आखिर में उनका जन्म होता है ऐसे समय में जब उनके माता पिता की काफ़ी उम्र होती है। जब उनके पिता ऑलमोस्ट 50 हुआ करते हैं उस समय करण थापड़ का जन्म होता है और करण थापड़ लिखते हैं क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था और जो फासला था मेरे और पिता के बीच में, उम्र का फासला वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं बहुत ही पैम्पर्ड था अपने पिता के द्वारा और माँ उसको बैलेंस करती थी और पिता को कहती थी कि आप इसका हर एक मुराद पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्पॉइल्ड ब्रैट के रूप में उभरेगा। करण थापड़ अपने नाम के बारे में बात करते हैं कि उनका नाम करण इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी बड़ी बहन का नाम किरण था और जब किरण का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता चाहते थे कि एक लड़का हो, लेकिन वो किरण हुई और जब एक लड़के का जन्म हुआ तो उसका फिर किरण से मिलता जुलता नाम
करण रखा गया। करण थापड़ भारत के सबसे इलीट स्कूल डून स्कूल में गए, जहाँ पे वो बात करते हैं कि उनकी इलोक्यूशन और स्पीच की जो ट्रेनिंग थी वो भारत की सबसे प्रसिद्ध है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट जिसे हम कह सकते हैं, विक्रम सेठ ने करी। और करण थापर बताते हैं कि विक्रम सेठ की जो ट्रेनिंग रही, रोट मेमोरी, चीज़ों को अपने दिमाग में कमिट कर लेना, कमिटिंग थिंग्स टू योर माइंड, ये उनके जर्नलिज्म के दौरान काफ़ी मदद करी। वो बहुत कुछ बिना समझे हुए याद कर सकते थे। जब करण थापड़ अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में लिख रहे हैं तो वो उन चीज़ों पर प्रकाश नहीं डालते हैं जो कंट्रोवर्शियल रही। उदाहरण के रूप में करण थापड़ के जो पिता थे प्राणनाथ थापड़, वो भारत के एक जनरल भी रहे थे। ही वॉज COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 1962 की युद्ध जब भारत और चाइना के बीच में हुई तो प्राणनाथ थापड़ वॉज इंडिया COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे। करण थापड़ इन विषयों पर बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वो ये बात नहीं करते हैं कि जब उनके पिता को एलिवेट किया गया था COS के पद पे, आर्मी चीफ के पद पे, तो वो इट स्पार्क्ड अ कंट्रोवर्सी इन द कंट्री, क्योंकि मोस्ट एलिजिबल जनरल उस समय के, जिसको जनरल थिमाया ने रिकमेंड किया था, नेहरू ने उसको सुपरसीड करते हुए इन्हें बनाया था, और इनको आर्मी देखती थी एज अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, नॉट एज अ मिलिट्री अपॉइंटमेंट। और भी कई चीज़ों पर वो बात नहीं करते हैं, जैसे कि जब युद्ध ख़त्म हुआ और प्राणनाथ थापड़ ने स्वास्थ्य के बुनियाद पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ, उन्होंने सेवानिवृत्ति ली और सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी। हिमालयन ब्लंडर्स में जो बाहर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने होते हुए कभी नहीं देखा जब एक आर्मी चीफ को अकाउंटेबल नहीं पाया गया, और उनको वॉर के बाद अवार्ड दिया गया, और वो अवार्ड था एम्बेसडरशिप टू अफ़गानिस्तान। मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी नेगेटिव स्टोरीज़ हैं करण थापड़ की निजी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसके बारे में करण थापड़ हमें कुछ नहीं बताते। वो सारी उन विषयों पर बात करते हैं जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो या पॉजिटिव रही हो। वो बताते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप संजय गांधी से कैसे डेवलप हुई। संजय गांधी करण थापड़ की बड़ी बहन के दोस्त थे और उनका घर में आना जाना था, और एक दूसरे को फिर वो जानने लगे, और जब वो बड़े हुए तो दे बिकेम फ्रेंड। वो बताते हैं कि आन सान सूची से उनकी फैमिली की क्या रिलेशनशिप रही, और आन सान सूची घर में आती थी तो आन सान सूची जो म्यांमार की कुछ समय पहले तक प्रेसिडेंट रहीं, वो उन्हें आंटी सूची बहुत दिनों से संबोधित करते थे, और वो फैमिली रिलेशन रहा। तो ये सारी कहानियाँ आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलती हैं कि हम कितने लोगों को दिल्ली में जानते थे, हम विदेश में कितने लोगों को जानते थे, हमारी फैमिली की कितनी कांटेक्ट थी, फलाना ठिकाना। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं मिलेगी जो थोड़ी सी भी कंट्रोवर्शियल हो। 17 चैप्टर मैंने आपको बताया है कि इस किताब में है। कुछ फेमस चैप्टर्स इन द सेंस कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। वो बात करते हैं अपने ऑक्सफोर्ड डेज़ के बारे में, और उनकी बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनकी इक्वेशन, कि जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्र थे तो उस समय उनकी कोई इक्वेशन बेनज़ीर भुट्टो के साथ नहीं रही, लेकिन जब वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बाहर आ चुके थे और जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान लौट चुकी थी तो दे डेवलप्ड एन इक्वेशन बिटवीन ईच अदर। तो बेनज़ीर भुट्टो और करण थापड़ के बीच में एक गुड फ्रेंडली इक्वेशन रहा। 4 मेमोरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर। भारत के 4 प्रमुख प्रधानमंत्री, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में करण थापड़ बात करते हैं चंद्रशेखर, VP सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव। इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी क्रिटिकल नहीं मिलेगा। जब वो VP सिंह के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपको बताते हैं कि VP सिंह ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा कितने अलग थे। ऑन कैमरा वो एस्ट्यूट पॉलिटिशियन नज़र आते थे, लेकिन ऑफ कैमरा वो एक a man with fine taste, a man who had developed very good aesthetic sense, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी आर्ट एंड कल्चर में अच्छी दिलचस्पी और टेस्ट हो, वो वैसे इंसान थे। करण थापड़ उन विषयों पर बात नहीं करते हैं जो राजनीति से संबंधित हो।
वीपी सिंह की पॉलिसीज़ या वीपी सिंह की निजी ज़िंदगी या उनकी प्रधानमंत्री काल में भारत में हुए परिवर्तन या नहीं हुए परिवर्तन, इन विषयों पर कोई बात नहीं होती है। जब बात होती है चरण सिंह की तो फिर बात वही होती है, 4 पन्नों में चरण सिंह के बारे में लिखा गया है। आपको चरण सिंह की पॉलिसीज़, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिकल जर्नी की इवोल्यूशन, इन विषयों पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको बताया जाता है कि करण थापड़ और चरण सिंह के बीच की क्या इक्वेशन रही, उनकी मुलाकात कैसे हुई, किस इंसान ने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करण थापड़ को चरण सिंह के संपर्क में लाने के लिए। वो बताते हैं कि उनके जो फ्रेंड थे सेबेस्टियन जैन, करण थापड़ ने उन्हें भेजा चरण सिंह का इंटरव्यू लेने के लिए वीडियो मैगजीन आई विटनेस के लिए। जब करण थापड़ भारत लौटकर आए 1990 में, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन की। हिंदुस्तान टाइम्स की चैनल थी HTV और वो HTV के साथ मिलकर आई विटनेस, जो भारत की पहली वीडियो मैगजीन थी, उन्होंने लॉन्च करी। तो चरण सिंह के इंटरव्यू के लिए भेजा इन्होंने सेबेस्टियन जैन को, और उन्होंने ब्रीफ करा सेबेस्टियन को ये पूछने के लिए कि चरण सिंह की जो सार्टोरियल चॉइस है, सार्टोरियल चॉइस यानी ड्रेसिंग स्टाइल, वो इतनी लाउजी क्यों है, वो इतनी अगर हिंदी में कहें तो वो इतनी ख़राब क्यों है कि क्रम्पल्ड धोती जिस पे आयरन ना हो, उनके बाल में तेल होना, कोम्ड नहीं होना, और सेबेस्टियन जैन ने वो सारे सवाल पूछे। चरण सिंह उससे काफ़ी नाराज़ हुए और 10 मिनट की इंटरव्यू में वो नाराज़गी साफ दिखती है। और अगले दिन जब वो वीडियो पब्लिश हुई तो उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और करण थापड़ बताते हैं कि मेरी इंटेंशन ही यही थी कि हम प्रधानमंत्री के पीछे छुपे इंसान को जनता को दिखलाए और वो सारी बातें बताए जो प्रधानमंत्री के बारे में लोग नहीं जानते हैं। जब चरण सिंह की प्रधानमंत्री पद से वो बाहर हो गए तो करण थापड़ को मिलाने का काम किया चरण सिंह से अमर सिंह ने, और अमर सिंह ने कहा कि आप बहुत दिनों तक उनसे रुष्ट नहीं रह सकते हैं। और जब करण थापड़ ने वापस से कांटेक्ट किया चरण सिंह को इंटरव्यू के लिए, तो करण थापड़ लिखते हैं कि चरण सिंह वाज मोर देन विलिंग टू गिव इंटरव्यू, क्योंकि करण थापड़ ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपने काफ़ी दिनों तक राजनीति में अपना समय बिताया है। इंदिरा गांधी में आप यंग कांग्रेस टर्क रहे, फिर उसके बाद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उसके बाद आप प्रधानमंत्री रहे, आप ऑपोजिशन में रहे, तो आपकी राय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सुनकर चरण सिंह काफ़ी खुश हुए और उन्होंने करण थापड़ को आगे भी इंटरव्यू दिया। बात होती है PV नरसिम्हा राव की, तो फिर से आपको वही दिखता है कि नरसिम्हा राव की पॉलिसीज़, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिकल जर्नी, उनकी शुरुआती दिनों की कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है कि PV नरसिम्हा राव से इनकी इंटरव्यू कैसे हुई। PV नरसिम्हा राव की महिला मित्र ने बहुत ही स्टेलर रोल प्ले किया करण थापड़ को इंटरव्यू दिलवाने में। नरसिम्हा राव से कांटेक्ट करने में जो इंसान ने रोल प्ले किया वो PV नरसिम्हा राव की जो महिला मित्र जो उनके साथ रहा करती थी, उन्होंने करण थापड़ के लिए राहें आसान करती प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए। करण थापड़ लिखते हैं कि जब हम पहुँचे इंटरव्यू लेने के लिए, वो पहला दिन था नरसिम्हा राव का एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जब हम पहुँचे तो वो ऑफिस में थे और वो आधे घंटे बाद आए। लेकिन उस महिला मित्र ने करण थापड़ की टीम को पूरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस को शूट करने अलाउ किया। और करण थापड़ लिखते हैं कि जब हम उनके बेडरूम में पहुंचे तो एक बहुत ही स्पार्टन बेडरूम था जहां पे कुछ किताबें रखी हुई थी। मोस्ट ऑफ द बुक्स वर इन स्पेनिश और टेनिस पे था, और बेड पे 4 सूखती अंडरवेयर्स थी, यानी कि वो अंडरवेयर्स पिछले दिन धोई गई होंगी और वो प्रधानमंत्री के पलंग पे सूख रही थी। वो कहते हैं कि उसे ऑस्टियर बेडरूम नहीं कहा जा सकता, उसे स्पार्टन बेडरूम कहा जाएगा, और मैंने ऐसा बेडरूम किसी भी राजनेता का आज तक नहीं देखा है। वो बात करते हैं बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन का। वो बताते हैं कि उन्होंने जब सवाल पूछे नरसिम्हा राव से कि उन्हें दुख है इस बात का कि नहीं कि बाबरी मस्जिद का डिस्ट्रक्शन उनके वॉच पे हुआ है, तो नरसिम्हा राव ने ना इसका नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव आंसर दिया। और वो करण थापड़ लिखते हैं कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इस बात से उन्हें कोई दुख नहीं है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा या मस्जिद तोड़ी जा चुकी है। वो ये नहीं लिखते हैं कि नरसिम्हा राव पे या आरोप लगता है कि वो जानबूझकर सो रहे थे उस दिन, उस दोपहर जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी। आपको एक बार फिर से कोई
डीप एनालिसिस नहीं मिलती है, आपको ये नहीं बताया जाता है कि नरसिम्हा राव किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उन्होंने 1948 में हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ ऑपरेशन पोलो में भाग लिया था और कहा यह जाता है कि नरसिम्हा राव की जो शुरुआती जर्नी थी पॉलिटिकल और पर्सनल, इट वॉज शेप्ड बाई ऑपरेशन पोलो। 1948 में जब भारत की मिलिट्री आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च की जिसका नाम पोलो था, ऑपरेशन पोलो अगेंस्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो नरसिम्हा राव उस ऑपरेशन में भाग ले रहे थे और उन्होंने जो देखा था हैदराबाद में, जो निज़ाम का कहर देखा था, तो आरोप ये लगते हैं कि नरसिम्हा राव वॉज हैड फंडामेंटलिस्ट स्ट्रीक इन हिम। फंडामेंटलिस्ट स्ट्रीक यानी कि उनमें वो हिंदुत्ववादी एलिमेंट था, ये आरोप लगते हैं। इसके बारे में माफ़ कीजिएगा, करण थापड़ बिल्कुल बात नहीं करते हैं। आखिरी प्रधानमंत्री जिसके बारे में बात करते हैं करण थापड़, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। मुख्यतः जो बातें होती हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इस किताब में, वो ये है कि वो कितने दरिया दिल थे, वो कितने जेंटलमैनली उनकी बिहेवियर थी और वो आउट ऑफ द वे जाके लोगों को एकोमोडेट करने के लिए तैयार थे। दो कहानियाँ बताई जाती है एक चैप्टर के अंत में कि जब करण थापड़ ने एक क्रिटिकल आर्टिकल अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा, तो अगले दिन उनकी मुलाकात अशोका होटल में प्रधानमंत्री के साथ होती है और प्रधानमंत्री ने सबके सामने करण थापड़ को बुला करके उनके कंधे पर हाथ रख के 2-4 मिनट बहुत ही पोलाइटली बात करी। करण थापड़ लिखते हैं कि मुझे बाद में समझ में आया कि ये मैग्नानिमिटी तो था ही, लेकिन ये एक एस्ट्यूट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी था। प्रधानमंत्री मुझसे पोलाइटली बात करके एक संदेश भेज रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्रिटिकल हो सकता है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। करण थापड़ लिखते हैं कि आज के वातावरण में ऐसी अपेक्षा करना, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफ़ी होगी। अन्य चैप्टर्स में करण थापड़ अन्य पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनकी पर्सनल रिलेशनशिप एंड हिज फॉल आउट विथ लाल कृष्ण आडवाणी। वो बताते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी से उनकी कितनी अच्छी रिलेशन रही निजी तौर पे। लाल कृष्ण आडवाणी वॉज ऑलवेज एकोमोडेटिंग और उनकी जो बिहेवियर करण थापड़ बताते हैं, वो कहते हैं कि ही वॉज अ मैन विथ अ लार्ज हार्ट। वो कहानी बताते हैं कि भारत के जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ और एक बैंकेट में जब करण थापड़ उस समय के पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात कर रहे थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी उनके पास आई। हाई कमिश्नर पीछे हट गए क्योंकि बहुत तनाव का माहौल था और उन्होंने कहा कि आपके जो दोस्त हैं वो चले क्यों गए। करण थापड़ लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी उन्हें एडमॉनिश करने आई हैं कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने भारत के पार्लियामेंट पर अटैक किया है, आप उसके हाई कमिश्नर के साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। करण थापड़ लिखते हैं कि मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे भी मित्र हैं और उनमें इसमें उनकी क्या गलती अगर आतंकवादियों ने भारत के पार्लियामेंट पर अटैक किया हो। और मैं लाल कृष्ण आडवाणी से भी बात करूंगी कि वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात करेंगे। करण थापड़ लिखते हैं कि ये बताता है कि मिसेस आडवाणी का दिल कितना बड़ा था। इस चैप्टर में वो सारी बातें बताई जाती है जिससे ये पता चलता है कि लाल कृष्ण आडवाणी एक जेंटलमैन थे, लार्ज हार्टेड इंसान थे, वो ग्रज नहीं रखा करते थे, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बताई जाती है वो ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी इज़ ऑल्सो सीन एज पेट्रन ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को ये माना जाता है कि उन्होंने हिंदुत्व पॉलिटिक्स को नई जान दी, उसमें नई जान फूंकी अपनी रथ यात्रा से। कुछ चैप्टर्स और हैं जो अन्य राजनेताओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये अम्मा के बारे में लिखते हैं, यानी जयललिता। वो बताते हैं कि जब उनके पास वो इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे और जब इंटरव्यू पूरी हो गई तो जयललिता ने उनसे वो कुछ भाग हटा देने को कहा। उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने यानी कि करण थापड़ ने साफ मना कर दिया। करण थापड़ और उनके कैमरा पर्सन को एक रूम में बैठाया जाता है और करण थापड़ लिखते हैं कि एक समय था जब मुझे अपनी जान खतरे में दिख रही थी। आई मे बी एग्जाजरेटिंग इट, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं यहाँ से सेफली नहीं निकल पाऊँगा। आखिरी के चैप्टर में वो बताते हैं उनकी नरेंद्र मोदी के साथ इक्वेशन, वाई नरेंद्र मोदी वॉकड आउट ऑफ माई इंटरव्यू एंड द बीजेपी टुडे शन मी। मोदी मेरे इंटरव्यू छोड़कर क्यों चले गए और आज की भारतीय जनता पार्टी मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू देती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इंसान। वो देखते हैं कि जब उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई 2007 में इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने सोचा था कि जो
क्वेश्चन है गोधरा और गुजरात राइट से रिलेटेड, वो पहले पूछकर उस क्वेश्चंस को हटा देंगे और उसके बाद वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन और नॉर्मल पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। वो कहते हैं कि ये बैकफायर कर गया, नरेंद्र मोदी डिडंट लाइक इट, शायद मुझे वो क्वेश्चंस आखिरी में पूछना चाहिए था। और ये बताते हैं कि ये जो एपिसोड रहा नरेंद्र मोदी वॉकिंग आउट, उस समय करण थापड़ को ये समझ में नहीं आया कि उनकी रिलेशन नरेंद्र मोदी के साथ शायद हमेशा के लिए ख़राब हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू के बाद कहा कि दोस्ती बनी रहे और जब हम दिल्ली आएंगे तो साथ में करण भोजन करेंगे। करण थापड़ लिखते हैं कि वो भोजन हम कभी उनके साथ कर नहीं पाए। करण थापड़ ये भी लिखते हैं कि जब उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई 2014 की इलेक्शन के बाद, तो अमित शाह ने कहा कि ये गलत बात है कि आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है और मैं नरेंद्र भाई से बात करूंगा, हम लोगों को सभी से बात करनी चाहिए। करण थापड़ लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह वॉज इन फेवर ऑफ डूइंग इंटरव्यू विथ मी, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी बात को नहीं मानी। ये सारी चैप्टर्स में आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती है जो निजी कहानियाँ हैं, पर्सनल कहानियाँ हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ इक्वेशन की बात रही हो या बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी से इनकी इक्वेशन 2007 के बाद, जो कि कुछ खास रहा नहीं, कुछ ईमेल्स एक्सचेंज हुए, कपिल देव की इंटरव्यू जहाँ पर कपिल देव ऑन कैमरा रोए और करण थापड़ लिखते हैं कि मुझे लिखते हुए ग्लानि हो रही है, लेकिन जब कपिल देव ऑन कैमरा फूट कर बच्चे की तरह रो रहे थे तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये इंटरव्यू वायरल होने वाली है। और ये बात की जस्टिफिकेशन इस तरीके से करते हैं कि एज अ जर्नलिस्ट मेरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आपके अंदर की छुपी चीज़ है मैं उसे बाहर निकाल के लाऊं। इसमें वेदर इट मेक्स अ फूल ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दैट्स नन ऑफ माई कंसर्न, और इस बात पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। आखिर में मैं आपको किताब की कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस बता देता हूँ। किताब की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सरल भाषा है। करण थापड़ इज़ एन ऑक्सब्रिज प्रोडक्ट, लेकिन जब वो ये किताब उन्होंने लिखा, ये किताब जो है इसकी भाषा बहुत सरल है। अगर आपके पास एक मीडियोकर वोकैबुलरी भी है तो भी आप ये किताब को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस बुक इज़ ऑल्सो अ रेसी बुक इन द सेंस कि आप इस किताब को अगर उठाकर पढ़ेंगे 230 पन्ने की किताब, तो आप इसे 2 सिटिंग में ख़त्म कर लेंगे। ये कहानियों का संग्रह है, छोटी छोटी कहानियाँ, निजी कहानियाँ, करण थापड़ की ज़िंदगी में हुई घटनाओं के बारे में बात करती है। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको कहीं अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी भी वाक्य पर रुक के ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि किस मुद्दे के ऊपर वार्तालाप डिस्कशन हो रहा है और वो कितना रेलेवेंट है और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। आपको वो चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आती चली जाएगी। जो तीसरी स्ट्रेंथ है इस किताब की वो ये है कि ये ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स बताती है पॉलिटिशियन के लाइफ के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि वीपी सिंह एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे, उनकी जो सेंस ऑफ एस्थेटिक थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी, वो हिंदी में बहुत अच्छी पोएट्री लिखा करते थे या उन्हें वीडियोग्राफी के शौक़ था। ये सारी बातें जो हम लोगों को आज तक नहीं पता था, इस किताब में आपको इन सारे एनेक्डोट्स का संग्रह मिलता है। तो ये तीसरी स्ट्रेंथ है कि छोटी छोटी कहानियाँ, वो एनेक्डोट्स जो आज तक प्रकाश में नहीं आई, ये किताब इसे प्रकाश में लाती है। जो चौथी स्ट्रेंथ मैं इस किताब के बारे में बताऊंगा वो है कि फ्रैंक एंड कैंडिड, कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई है, किसी भी बात को हेज करने की कोशिश नहीं करी गई है, बात को बड़ी स्पष्ट और बड़े सरल तरीके से स्ट्रेट टू द पॉइंट बोला गया है। अब मैं आपको कुछ वीकनेसेस बता देता हूँ। जो स्ट्रेंथ है इस किताब की, कुछ मायने में वो वीकनेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेमोआ है करण थापड़ का, यानी कि ऑटोबायोग्राफी, इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करता है। आप एक जर्नलिस्ट रहे जिसने अभी तक 30-35 साल भारत के जर्नलिज्म में स्पेंड करा है, आपको भारत की राजनीति का कॉन्टेक्स्ट भी बताना चाहिए और जो डिस्कशन और एनालिसिस है वो डीप होनी चाहिए। लेकिन जितनी भी कहानियाँ आपको इस किताब में मिलती है वो सुपरफिशियल मिलती है। सुपरफिशियल यानी सतह पे ही वो रुक जाती है, यू डोंट हैव टू डिग डीपर। जो दूसरी दिक्कत इस किताब में है वो ये है कि ये पर्सनल रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है। मेरी आन सान सूची के साथ पर्सनल इक्वेशन, मेरी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ पर्सनल रिलेशन। जो तीसरी बहुत बड़ी खामी है इस किताब की वो ये है कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि करण थापड़ की जो जजमेंट है, इट इज़ कलर्ड बाय हिज पर्सनल रिलेशन विथ पीपल, यानी कि
उनकी जो समझ है दुनियादारी, राजनेताओं के बारे में, वो इस बात से प्रभावित होती है कि उनकी निजी रिलेशन उस इंसान के साथ कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, करण थापड़ कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स, लेकिन वो ये नहीं बोल पाते कि लाल कृष्ण आडवाणी इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। लाल कृष्ण आडवाणी वॉज अ वेरी जेंटलमैन। जब वो म्यांमार के बारे में लिख रहे हैं, और 2018 में आपको याद रखना होगा कि म्यांमार की मिलिट्री वहाँ की मुसलमानों को सरेआम उनका कत्लेआम कर रही थी, और आंग सान सूची उस समय वहाँ की प्रेसिडेंट थी, और आंग सान सूची के ऑफिस से एक बार भी कोई भी नोट ऑफ डिसेंट या ऐसी बात जो वहाँ की मुसलमान के पक्ष में हो वो नहीं आए। करण थापड़ इन मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वो बिल्कुल इस बात पर क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं आंग सान सूची का कि वो एक बार भी वहाँ अपने देश के मुसलमानों के पक्ष में वो खड़ा नहीं हो पाई। वो बताते हैं कि आंटी आंग सान सूची इज़ अ वेरी नाइस वुमन, और फलाना और ढिकाना। कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान उस पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना हो, करण थापड़ के साथ अगर उनका रिलेशन, पर्सनल इक्वेशन अच्छा है, तो करण थापड़ उनके बारे में कोई भी गलत बात नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिख पाते हैं। यानी कि इस किताब में ऑब्जेक्टिविटी की कमी है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को साझा यानी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।